हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका इस 20 मिनट सीरीज के अंदर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि पता होगा कि हमने ये 20 मिनट सीरीज स्टार्ट किया है, जहां पे हम हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। लाइक अभी हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पे है। अभी तक मैंने आपके साथ 4 से 5 टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्लासिकल थ्योरीज के बारे में और मॉडर्न थ्योरीज के बारे में, वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बेसिक से। क्लासिकल थ्योरी, जिसे कि हम लोग कंट्री बेस्ड थ्योरी भी बोलते हैं। पीरियड की बात करें तो 16th अर्ली सेंचुरी 16th अर्ली से लेके 20th सेंचुरी तक ये पीरियड चला था हमारा, जहां पे मेन फोकस किया गया था कि कंट्रीज क्यों ट्रेड करती हैं और कौन कौन से वो पैटर्न्स है, या कह सकते हो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ट्रेड पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं। तो उन्हीं क्लासिकल थ्योरीज में एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है जो कि है मर्केंटलिज्म। ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसने दिया था ये थ्योरी? तो ये थ्योरी थॉमस मुन ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है हमें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर मैच लिस्ट के फॉर्म में तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहां पे मेन एम्फेसाइज किया गया था, किसी भी कंट्री के वेल्थ पे फोकस किया गया था। कहा गया कि आपको सबसे ज्यादा स्टोर करने हैं प्रीशियस मेटल्स, और प्रीशियस मेटल्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए गोल्ड। मतलब जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड का स्टॉक होगा वो कंट्री उतनी स्ट्रांग होगी। दूसरा पॉइंट ये बोला गया, वैसे नेशन जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और कम से कम इंपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कमा पाएंगे। और यहां पे बात हुई थी बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू नेशनल पावर की। मतलब जितना आपके पास पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, जितना ज्यादा आपके पास वेल्थ रहेगा, आप उतने स्ट्रॉन्गर रहोगे। गवर्नमेंट की रोल क्या थी यहाँ पे? तो यहाँ पे तुम देखोगे तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात करती थी। दूसरा, डिस्करेज इंपोर्ट। तो ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हें बताई। यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा इंफेसाइज किया गया था ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और आपके पास ज्यादा से ज्यादा गोल्ड की मात्रा होनी चाहिए, सो दैट आप एक पावरफुल नेशन बन पाओ। यहाँ पे एक कंसेप्ट जो कि तुम्हें याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीरो सम गेम। इसका ये मतलब है कि एक कंट्री मुनाफा कर रही है अनदर कंट्री के लॉस पे। मतलब अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है, आपका मुनाफा हो रहा है, आप गोल्ड कमा तो रहे हो, लेकिन उस सिचुएशन में दूसरी कंट्री का कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा है। तो इसको नाम दिया गया जीरो सम गेम, जहां पे एक कंट्री का मुनाफा हो रहा है किसी और कंट्री के लॉस पे। एक क्रिटिसिज्म भी हुए, जैसे ये इग्नोर करता है कि ट्रेड जो है, तो जैसा कि हमें पता होता है कि ट्रेड जो होता है दोनों साइड के नेशंस को फेवर करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार यहाँ पे इस चीज को इग्नोर किया गया था। दूसरा, होर्डिंग गोल्ड डज नॉट इंश्योर प्रॉस्पेरिटी। जो आप गोल्ड ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो, ये एथिकल नहीं है। दूसरे कंट्रीज के पास भी गोल्ड होने चाहिए। तो पहला थ्योरी हमारा ये कहता था। कौन सा थ्योरी था हमारा? ये मर्केंटलिज्म, जो कि थॉमस मुन ने दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एडम स्मिथ ने दिया था 1776 में। इसका कोर आइडिया क्या था उसको जान लेना। बोला गया, कंट्री शुड स्पेशलाइज इन गुड्स दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली यूजिंग फ्यूअर रिसोर्स देन द अदर्स। ट्रेड इंक्रीज ग्लोबल आउटपुट एंड बेनिफिट्स ऑल। इसमें सिंपल सा इतना कहना था कि जो कंट्री जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में स्पेशलिस्ट है, जैसे हर इंसान का कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम बीकॉम ही करते हो या एमकॉम करते हो तो उसमें तुम्हारा एक स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। तो वैसे ही कंट्री जिनका जो भी स्पेशलाइजेशन है, वो जिस गुड्स को आसानी से प्रोड्यूस कर पाती हैं कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए दूसरे नेशन के कंपेयर में, तो कंट्री को वो करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत जो है वो टेक्सटाइल्स ज्यादा प्रोड्यूस कर पाती है विथ फ्यूअर लेबर आर। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का कहना है। जापान ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाती है? कार मैन्युफैक्चर कर पाती है। तो इंडिया एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, जापान एक्सपोर्ट कार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों कंट्री का गेन हो रहा है। यही चीज हमारे मर्केंटलिज्म थ्योरी में हमें देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे पॉजिटिव सम गेम देखने को मिला। ये कब फेल हो जाएगा? जब वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स, तब उस सिचुएशन में ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। अब बात करते हैं कंपिटिटिव एडवांटेज थ्योरी की। नाम से देख लेना, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है हमारा।
डेविड रिकार्डो ने 1817 में दिया था। कोर आइडियाज की अगर हम लोग बात करें, बोला गया इफ इवन इफ वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन ऑल गुड्स, अगर कोई एक कंट्री एफिशिएंट है सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ट्रेड कैन स्टिल हैपन, तब भी ट्रेड पॉसिबल है। जो कि यहां पे तुमने देखा था, ये क्रिटिसिज्म हुआ था एब्सोल्यूट एडवांटेज का, तो उसी को ओवरकम करते हुए हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई, जो कि डेविड रिकार्डो ने दिया था। बोला गया स्पेशलाइजेशन डिपेंड्स ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट, किस पे डिपेंड करेगा? कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ना कि एब्सोल्यूट एफिशिएंसी पे। जैसे यहां पे देख सकते हो, व्हाट अ कंट्री गिव्स अप टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। कंट्री जो है वो हमारी क्या सेक्रीफाइस कर रही है एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए किसी और गुड्स का, उस पे यहां पे बात हुई, उसी को यहां पे हमें देखना है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? स्पेशलाइजेशन को डिपेंड करेंगे। जैसे इंडिया अगर एक कार प्रोड्यूस करेगी तो हो सकता है उस जगह पे वो 5 टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर सकती है, और जापान अगर एक कार प्रोड्यूस करती है तो सिचुएशन में वो 2 टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगी। तो जापान हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन कार्स, वो लोअर कॉस्ट में कार को प्रोड्यूस कर पा रही है। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया टेक्सटाइल में सेम चीज कर पा रही है ना? तुम कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो जापान अगर एक कार प्रोड्यूस कर रही है तो सिचुएशन में 2 टेक्सटाइल भी तो प्रोड्यूस कर ले रही है, कहीं ना कहीं एडवांटेजेस सिचुएशन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए जाएगी तो वो कार कम प्रोड्यूस कर पाएगी। उस सिचुएशन में इंडिया का यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज निकल कर आता है कि वो 5 टेक्सटाइल, जापान जितने देर में एक कार या जितने कॉस्ट में एक कार प्रोड्यूस करेगा उतने कॉस्ट में वो क्या करेगी? 5 टेक्सटाइल निकालेगी। तो ये इस थ्योरी का कहना था, ये फाउंडेशन होता है हमारे मॉडर्न थ्योरी का। इसका आता है हमारा हेक्सचर-ओलिन थ्योरी। हेक्सचर-ओलिन थ्योरी, इसे हम लोग फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं। एली हेक्सचर एंड बर्टल ओलिन ने दिया था। इसमें बात हुई थी फैक्टर्स की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल की। कहने का मतलब था कि जो ट्रेड पैटर्न्स है ना, वो फैक्टर एंडाउमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे। ठीक है। A country export goods that use its abundant factors and import goods that use its scarce factor। जैसे बांग्लादेश में abundant लेबर है तो ये क्या एक्सपोर्ट करती है? क्लोथिंग, है ना। जर्मनी क्या है? जर्मनी के पास कैपिटल abundant है, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो मशीनरी, कार्स, ठीक है, ये एक्सपोर्ट करती है। कनाडा की बात करें तो इसके पास लैंड बहुत ज्यादा है, तो ये वीट एक्सपोर्ट करती है। तो हर कंट्री जिसके पास एवेंडेंट रिसोर्स अवेलेबल है वो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। अब इसका एक कह सकते हो अपोजिट सिचुएशन में देखने को मिला था, वो तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज ऑफ ट्रेड डेवलप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। These focus on firms, innovation, and consumer demand, not just on resource. They explain intra-industry trade and differentiated product trade. तो ये बेसिक इंट्रो है हमारा मॉडर्न थ्योरी का। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। स्टीफन लिंडर ने दिया था 1961 में। बोला गया वैसे कंट्रीज जिसका इनकम लेवल सेम है और टेस्ट सेम है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगी। फर्म्स डेवलप प्रोडक्ट्स फॉर देयर होम मार्केट, easiest to sell in countries with the similar demand। ठीक है, मतलब जिसका सेम इनकम लेवल है, टेस्ट सेम है, पैटर्न सेम है, तो कंट्रीज अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए प्रोड्यूस करेंगी होम कंट्री के लिए, और सेम प्रोडक्ट को बहुत आसानी से वो दूसरे कंट्री में बेच देंगी क्योंकि सबका सिमिलर डिमांड है, सिमिलर इनकम लेवल है, टेस्ट है। जैसे यूएसए, जर्मनी, जापान, ये सारे क्या है? रिच कंट्रीज है। तो यहाँ पे कार का ट्रेड होना, इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेड होना, फैशन का ट्रेड होना बहुत आसान होता है। तो कंट्री सिमिलैरिटी का यही कहना था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, किसने दिया था? रेमंड वर्नन 1966 में। बात करें अगर इसके कोर आइडियाज की, तो प्रोडक्ट अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक है। प्रोडक्शन शिफ्ट अक्रॉस कंट्री ओवर द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंट्री में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, आने वाले टाइम में तुम्हें उसका प्रोडक्शन किसी और कंट्री में देखने को मिलेगा। मतलब एक प्रोडक्ट अलग अलग स्टेजेस से होकर जाता है और उसका प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में शिफ्ट हो जाता है।
स्टेजेस की बात करें, न्यू प्रोडक्ट इन्वेंटेड एंड प्रोड्यूस्ड इन एडवांस कंट्रीज, जो कि रिच कंट्रीज के करीब होती हैं। दूसरा मैच्योरिंग प्रोडक्ट, डिमांड बढ़ता है, प्रोडक्शन जो है उसका फैलना स्टार्ट होता है और अदर डेवलप्ड नेशंस जितने भी हैं वो भी इसे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। तीसरा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, प्रोडक्शन मूव्स टू लो कॉस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, इनोवेटिंग कंट्रीज में इवन बिकम एन इंपोर्टर। तो वैसी कंट्रीज जो कि कम से कम लागत में प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, कम से कम कॉस्ट में उनका प्रोडक्ट बनकर तैयार होने लगता है, तो प्रोडक्शन वहां पे मूव हो जाता है। तो प्रोडक्ट एक अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है। प्रोडक्शन जहां से शुरुआत होता है आने वाले टाइम में वो प्रोडक्ट हो सकता है दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस होता दिखे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो टेलीविजन, यूएस ने इन्वेंट तो करा लेकिन जापान ने उसे मास प्रोड्यूस करा था, जापान और यूरोप ने, और टुडे मेनली कहां पे है, तो चाइना में है। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरी है न्यू ट्रेड थ्योरी। किसने दिया था? पॉल क्रुगमैन ने 1970 से लेके 80s तक। कोर आइडियाज की अगर बात करें, इसमें ट्रेड को एक्सप्लेन किया गया है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के माध्यम से। मतलब कॉस्ट एडवांटेज लेने की बात की गई है कि जब आप मास लेवल प्रोडक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है जो आपका बनने में आपका कॉस्ट लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा, वो कम होता चला जाएगा। तो कंट्री में स्पेशलाइज इवन ए फैक्टर एंडाउमेंट्स आर सिमिलर। तो वही बात हो रही है, फैक्टर एंडाउमेंट हमने ऊपर पढ़ा था लैंड लेबर कैपिटल की। तो जितना हो सके हमें कम से कम कॉस्ट रखना है। इसके बेनिफिट्स की बात करें, लोअर कॉस्ट पे फोकस किया गया, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लोगे, उतना इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरी है पोर्टर्स डायमंड मॉडल थ्योरी, जिसको कि माइकल पोर्टर ने 1990 में दिया था। कोर आइडियाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया कि नेशनल कंपिटिटिव एडवांटेज जो होते हैं ना, ये क्रिएट किए जाते हैं, नॉट इनहेरिटेड। सक्सेस डिपेंड करता है आपके इनोवेशंस पे और आपके अपग्रेडिंग पे। 4 डिटर्मिनेंट्स इसके रहे थे, याद रख लेना। पहला आता है हमारा फैक्टर कंडीशन, जैसे कि उसके अंदर आपके स्किल लेबर होने चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए, है ना। इसके बाद तुम देखोगे नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड कंडीशंस। डिमांड कंडीशंस के अंदर देखोगे तो बोला गया सोफिस्टिकेटेड होम मार्केट जो है वो आपके इनोवेशन को पुश करेगा, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, अब आपके पास कंपिटिटिव सप्लायर्स अवेलेबल हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास चीजों की कमी नहीं होगी, आप चीजों को बहुत स्मूथली करते जाओगे क्योंकि आपके पास सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज अच्छी हैं। चौथा यहां पे देखा गया कि फर्म स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंपटीशन बिल्ड्स ग्लोबल स्ट्रेंथ। आपको जो कंपटीशन दे रहे हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं और उनकी कंपिटिटिवनेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इससे क्या होगा, आपका एक ग्लोबल स्ट्रेंथ बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं इटली, वर्ल्ड लीडर इन फैशन ड्यू टू स्किल्ड डिजाइनर, स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव लोकल राइवलरी। तो बोला क्या गया था इस थ्योरी के अनुसार, माइकल पोर्टर की थ्योरी के अनुसार, कि जो हमारा क्या था कि देखोगे तो ये इनहेरिट नहीं होता है, ये खुद से बनाया जाता है, नेशनल कंपिटिटिवनेस। तो ये कैसे बन सकता है? इनोवेशन के माध्यम से, अपग्रेडिंग्स के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ गए? तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये सारे थ्योरीज हमने पढ़े। अब कुछ चीज तुम्हें यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। क्लासिकल थ्योरी किस पे फोकस करता है? कंट्रीज एंड रिसोर्स पे। क्लियर है? दूसरा मॉडर्न थ्योरीज जो होते हैं हमारे, ये फोकस करते हैं फर्म्स पे, इनोवेशंस पे और कंज्यूमर के डिमांड पे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन दोनों को याद रख लेना। तो हमारा जो क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज, बेसिकली कहो तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टॉपिक, यही कंप्लीट हुआ। एक अच्छा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो कोशिश करना इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप करके जाओ, सो दैट एग्जाम में तुम्हें कैच पे रहो। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को थम्स अप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।